हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने पेपर नंबर 3 यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट का एक चैप्टर पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आज हम लोग की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के पहले जरा ये डिस्कस कर लें कि मैम की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चैप्टर में हम लोग टेक्निकली पढ़ेंगे क्या, हम लोग किन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा जिस्ट देना चाहूंगी कि इस चैप्टर में हम लोग किन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, अगर हम आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछें कि भाई एक बात बताओ, हमारी पूरी कंट्री में जो भी काम होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है वो काम कर कौन रहा है। जो भी प्लान्स बनते हैं, पॉलिसीज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, एक्ट बनते हैं, ये सारे एक्ट कौन बना रहा है, ये रूल्स कौन बना रहा है, ये पॉलिसी कौन बना रहा है, कौन से सेक्टर में कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, हेल्थ को कितना देना है, एजुकेशनल फैसिलिटीज करनी है, ये सब चीजें कौन कर रहा है। अल्टीमेटली अगर हम आपसे ये पूछें कि हमारी कंट्री को चला कौन रहा है, तो आई एम वेरी श्योर कि आप सबके पास मेरे इन क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा कि मैम हमारी कंट्री को चला रही है हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट किया और गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के बाद हमने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई अब हमारी कंट्री चलाने का काम आपका है। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल सेक्टर हो, डेवलपमेंट सेक्टर हो, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड सेक्टर हो, हर सेक्टर को अल्टीमेटली कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। तो मेरा आपसे फिर से एक सवाल उठा कि भाई गवर्नमेंट क्या इतनी मल्टी टैलेंटेड है? क्या गवर्नमेंट के हमारे मिनिस्टर्स इतने मल्टी टैलेंटेड हैं कि वो हर फील्ड चला सकते हैं, वो हर फील्ड की पॉलिसीज भी बना रहे हैं, वो हर फील्ड के एक्ट भी बना रहे हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट इतने सारे एरियाज की एक्सपर्ट है? तो आप कहेंगे नहीं मैम, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हाँ हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। यानी कि हमारी गवर्नमेंट जितने भी अलग अलग काम करती है उन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशन सेक्टर है, एक ट्रेड का सेक्टर है, एक मेडिसिन का सेक्टर है, एंड सो ऑन। मैम बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं और हर सेक्टर के लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स अल्टीमेटली इस डिपार्टमेंट में होते हैं इन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स। ये सारे एक्सपर्ट रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर फ्रेम करते हैं और फ्रेम करने के बाद किसको दे देते हैं? गवर्नमेंट को। और अल्टीमेटली वो लॉन्च होती हैं, वो एप्लीकेबल होती हैं, इंप्लीमेंट होती हैं किसके नाम से? गवर्नमेंट के नाम से। जैसे आपने सुना होगा अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है। बहुत सारे मैसेजेस इसके एक्सचेंज हुए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्क्रिप्शन था कि अब कौन से क्लास तक बोर्ड्स माने जाएंगे, कैसी एजुकेशन होगी, कौन कौन से कोर्सेज अलाउड हैं, कौन कौन से कोर्सेज नहीं अलाउड है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किसने किया, आप कहेंगे गवर्नमेंट ने। हमने आपसे पूछा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन लेकर आया, आप कहेंगे गवर्नमेंट लेकर आई। नाउ कैन यू टेल मी, गवर्नमेंट लेकर आई का क्या मतलब हुआ? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने बैठ के ये पॉलिसी बनाई है? एब्सोल्युटली नॉट। इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हैं और फिर वो अपनी पॉलिसीज रिकमेंड कर देते हैं हमारी गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को उनके रिकमेंड की हुई पॉलिसी समझ में आ जाती हैं, पसंद आ जाती हैं, तो गवर्नमेंट उनको अपना नाम लगा करके लॉन्च कर देता है। तो टेक्निकली हमारी नजरों में सारा काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट के पीछे बहुत सारे की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करते हैं अलग अलग फील्ड में, और उनके पीछे उनकी बनाई हुई पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोसीजर को अल्टीमेटली इंप्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट।
सो दिस इज द व्हाट इज द मेन रीजन ये चैप्टर हम क्यों पढ़ने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग टेक्निकली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट के उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिन इंस्टीट्यूशंस की मदद से गवर्नमेंट अपनी काम करता है, अपनी पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, फाइन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर विद द चैप्टर की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ओके सबसे पहला जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन बताया है वो है नीति आयोग। क्या आपने कभी नीति आयोग के बारे में सुना है? हाँ मैम, न्यूज में एक बार कहीं नीति आयोग का वर्ड सुना था। नीति आयोग का वर्ड आपने सुना था, लेकिन नीति आयोग के बारे में फिलहाल आपको कोई जानकारी नहीं है। नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। जरा नाम से समझने की कोशिश करो, इनका नाम पहले प्लानिंग कमीशन था। अगर इनका नाम पहले प्लानिंग कमीशन था तो क्या आप हमें गेस करके बता सकते हो कि इनका काम क्या होता होगा? मैम ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर इनका नाम प्लानिंग कमीशन था तो इनका मेन काम था प्लानिंग करना। आपने सुना है कभी जब आप स्कूल में होंगे तो मे बी किसी सब्जेक्ट में आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट अपने प्लान्स बनाता है। 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, अगले 5 साल। 5 ईयर प्लान का मतलब अगले आने वाले 5 सालों तक गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया है, कौन से सेक्टर में वो कितना खर्चा करेगी, कौन से सेक्टर को डेवलप करना है, कौन से सेक्टर में टैक्सेस लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, खर्चा कितना करना है। ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड ऑन दोस 5 ईयर प्लान और उसी 5 ईयर प्लान के हिसाब से वो गवर्नमेंट काम करती है। नाउ गवर्नमेंट, जब हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने 5 ईयर की प्लानिंग करी है तो एक्चुअली गवर्नमेंट प्लानिंग नहीं करती। गवर्नमेंट के पीछे प्लानिंग करता है उसका प्लानिंग डिपार्टमेंट, और उस प्लानिंग डिपार्टमेंट का नाम था प्लानिंग कमीशन, जिसको अब हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग बेसिकली गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का काम है गवर्नमेंट के लिए नीतियां बनाना, मतलब रूल्स बनाना, पॉलिसी बनाना, प्रोसीजर्स बनाना। तो ये नीति आयोग काम क्या करता है जरा समझो। गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहलाता है। एक और शब्द बताया हमने आपको, थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब समझिए, सोचने का काम। गवर्नमेंट के लिए सोचने का काम कौन करता है? नीति आयोग। गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज बनानी होती हैं, प्रोसीजर, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, उनके लिए सोचने का काम करता है नीति आयोग। तो ये एक पूरा रिसोर्स सेंटर है, सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा, सब कुछ नीति आयोग के पास अवेलेबल है और उस डेटा के हिसाब से, उन रिसोर्सेस के हिसाब से ये प्लानिंग करते हैं। और इनकी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो बेसिकली अगर हम ये कहें गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाए हैं, तो एक्चुअली वो पॉलिसी, प्रोसीजर, 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट नहीं बना रही है। बताओ वो पॉलिसी, प्रोसीजर एंड प्लान किसने बनाए हैं? एक्चुअली नीति आयोग ने बनाए हैं। नीति आयोग इज ऑल्सो वन ऑफ द की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो आई होप अब आपको ये मतलब समझ में आ रहा होगा, अच्छा नीति आयोग का काम क्या है। तो जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसके पीछे किसी ना किसी डिपार्टमेंट का, किसी न किसी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का हाथ होता है। और अगर हम 5 ईयर प्लानिंग की बात करें, अगर हम लोग इकोनॉमी के डेवलपमेंट की प्लानिंग्स की बात करें, ये सारी प्लानिंग गवर्नमेंट के लिए कौन करता है? कौन सा डिपार्टमेंट? नीति आयोग। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से ये पढ़ते हैं कि मॉड्यूल में इन्होंने नीति आयोग के बारे में क्या दिया है, क्या क्या काम है इनके। जरा देखिए, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। कह रहे टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। एक एक वर्ड, सारे जितने भी पॉइंट्स है उसमें से एक एक की वर्ड उठा लेंगे हम लोग, उससे हमारा मतलब देखो सफिशिएंट है। आपको भी पता है कि आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव नहीं है, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो यू डोंट हैव टू राइट दोज बिग एंड लॉन्ग क्वेश्चन एज यू यूज्ड टू राइट इन योर स्कूल। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको बस ये उठाना है कि व्हाट आर दोज की वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे अब हमने आपसे पूछा विच की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, तो थिंक टैंक वर्ड आते ही आपके दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आएगा? नीति आयोग का। तो ये कह रहे हैं ये नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर स्ट्रैटेजीज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट। कह रहे स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ नीति आयोग सबसे पहले ये देखती है कि हमारी कंट्री के प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से हैं, हमारी कंट्री के वो प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं जिसमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। सेकेंड,
टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक शब्द आया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पहले तो ये समझो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब किसका किसके कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, किसके साथ कोऑपरेशन हो रहा है। यहां पर कोऑपरेशन होता है यूनियन का प्लस स्टेट का। मैम यूनियन मतलब क्या हुआ बेटा, यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए एक बात समझिए, अगर हम आपसे ये कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 5 साल के प्लान्स बना रही है, तो आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन प्लान बनाती है उसमें स्टेट्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है, ना वो स्टेट से डिस्कस करती है, ना वो स्टेट्स के बारे में सोचती है? ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कंट्री एक फेडरल इकोनॉमी है, हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगी तो उसको स्टेट्स को टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। किसी स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है, किसी स्टेट्स को क्या जरूरत है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के उनको बनाना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव मींस दे हैव टू बिल्ड अ कोऑपरेशन। अब नीति आयोग का यही काम है कि वो स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करती है, वो देखती है कौन से स्टेट को क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से स्टेट में किस चीज की जरूरत है, कौन से स्टेट को किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, और स्टेट्स की इन रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करती है। तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तीसरा पॉइंट में बता रहे हैं टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे हैं जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे विलेज एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज बनानी है, उनके लिए क्या प्रोसीजर्स बनाने हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट के बिहाफ पे सोचने का सारा काम, पॉलिसी बनाने का सारा काम कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, अब देखो ये इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, रीड करिएगा, इसको समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट मार्क कर लो, टू मेंटेन स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, ये मार्क कर लो पॉइंट। इस वर्ड से भी, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर। नीति आयोग एक, वैसे आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, हम आपको की पॉइंट्स जो है वो मार्क करा देते हैं। रिसोर्स सेंटर का मतलब समझे, पूरा का पूरा डेटा। देखो प्लान, प्रोसीजर, पॉलिसीज किसके बेसिस पे बनती हैं? डेटा के बेसिस पे। और पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करने का, मेंटेन करने का काम किसका है? नीति आयोग का। नाउ नीति आयोग इस डेटा को मेंटेन करती है, डेटा को प्लान करती है, और उस डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाती है। तो नीति आयोग इज द प्लेस वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अ रिसोर्स सेंटर। इसीलिए नीति आयोग को रिसोर्स सेंटर के नाम से भी जानते हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया कि एक क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि किस की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को थिंक टैंक कहा जाता है, बिल्कुल वैसे अगर हम आपसे कहें कौन से की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को रिसोर्स सेंटर कहा जाता है, तो भी आपको आंसर पता है, उसका आंसर क्या होगा? नीति आयोग। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो आपको फीचर्स दिखेंगे। देखिए फीचर्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, किसके फीचर्स पढ़ रहे हैं? नीति आयोग। हम एक बार फिर से रिमाइंड कर दें, हम लोग पढ़ रहे हैं की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? नीति आयोग। नीति आयोग के फीचर्स देखिए, ये लाइन ऑलरेडी पढ़ा दी हमने आपको। नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर। ये लाइन तो बता दी हमने आपको कि रिसोर्स सेंटर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा डेटा कलेक्ट होके एक जगह आता है, और वो एक जगह कौन सा है? नीति आयोग। नीति आयोग उस डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट की प्लान्स एंड प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज को ड्राफ्ट करती है। तो ये कह रहे हैं इट इज द स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर विच द नेसेसरी रिसोर्सेज, नॉलेज एंड स्किल that will enable it to act with speed, promote research and innovation, provide strategic policy vision for the government and deal with contingent issues. Niti Ayog's entire gamut of activities can be divided into 4 main heads. Very important, mark कर लो, ये 4 मेन एक्टिविटीज हैं जो नीति आयोग करता है। क्या क्या करता है नीति आयोग? पहला पॉइंट तो हमने आपको बता दिया मैम, नीति आयोग पॉलिसी और प्रोग्राम डिजाइन करता है। बताइए किसके बिहाफ पर, किसके लिए करता है? ऑब्वियसली किसके लिए करता है? ये करता है गवर्नमेंट के लिए। आ गई बात समझ में? तो ये पॉलिसी डिजाइन करता है, प्रोग्राम बनाता है। सेकेंड पॉइंट का मतलब भी हमने आपको समझाया था, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाएगी, प्रोसीजर बनाएगी, तो सिर्फ अपने आप को दिमाग में रख के नहीं बनाएगी, वो किसको दिमाग में रख के बनाएगी? वो स्टेट्स को दिमाग में रख के बनाएगी। दैट मीन्स देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर।
और इनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे, ये देखने का काम बताओ किसका होगा? ये काम है नीति आयोग का, और इस फीचर को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। नीति आयोग ने डेटा कलेक्ट किए और डेटा कलेक्ट करके रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बना दिए। सरकार को 5 ईयर प्लान बना के दे दिए कि भैया 5 ईयर प्लान ये है और अगले 5 सालों तक आपको इस तरीके से सरकार चलानी है। बहुत अच्छी बात है। सरकार ने उन 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, फॉलो हुए कि नहीं हुए, ये मॉनिटर करना भी किसका काम है? नीति आयोग का। अब नीति आयोग ने क्या किया, उसने 5 ईयर प्लान्स बना दिए गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट, उसने ये देखा कि भाई गवर्नमेंट ने उन प्लान्स को फॉलो किया कि नहीं किया, जो पॉलिसी उन्होंने गवर्नमेंट के लिए बनाई थी वो गवर्नमेंट फॉलो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही है तो भाई उसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएं। तो सिर्फ पॉलिसी बनाना नीति आयोग का काम नहीं है, नीति आयोग अपनी बनाई हुई पॉलिसी का मॉनिटरिंग भी करती है और इवैल्यूएशन भी। तभी देखिए लिखा है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। थिंक टैंक एंड नॉलेज इनोवेटिव हब, ये तो हमने आपको कई बार बता दिया कि नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सोचने का काम। सरकार की तरफ से सोचने का काम जो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं नीति आयोग। आ गया समझ में? तो ये पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखो ये फंक्शंस दिए, ये फंक्शंस ऑलरेडी बता दिए हमने आपको। ये वही 4 एक्टिविटीज हैं जो अभी हम लोग ने वहां पर पढ़े थे, और ये इन्होंने कुछ अलग अलग एरियाज बताए। नीति आयोग कौन कौन से एरिया में काम करता है, अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सारे एरिया कवर कर लिए, एग्रीकल्चर, हेल्थ, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड रिसर्च। नेक्स्ट पेज में देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने सारे सेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स कवर कर लिए हैं। इन सारे सेक्टर्स में सोचने का काम, पॉलिसी बनाने का काम, प्रोग्राम बनाने का काम, ये 5 ईयर प्लान बनाने का काम किसका होता है? नीति आयोग का। तो आई होप नीति आयोग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर है कि व्हाट डज नीति आयोग एक्चुअली मीन। चलो, नीति आयोग के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ। वैसे ये अगला की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, नीति आयोग का ही एक प्रोग्राम है, एक प्लान है, तो उसी के अंदर ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये एक अलग तरीके का प्रोग्राम है जिसका नाम है साथ। साथ मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये इसका देखो फुल फॉर्म है साथ। ओके, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, तो इसको शॉर्ट में साथ बोला गया है। अब ये प्रोग्राम क्या था जरा देखो, नीति आयोग ने बनाया था इसको। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा था? साथ द प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल फोकसेस ऑन 2 मेन सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ये जो प्रोग्राम था ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे फोकस कर रहा था। वो 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कौन कौन से थे? एजुकेशन एंड हेल्थ, टू बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट। ह्यूमन कैपिटल समझते हो किसको कहते हैं? ह्यूमंस को, लेबर को, वर्कर को ह्यूमन कैपिटल। जरा सोच के बताओ, अगर हम आपसे कहें ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करना है, हमें लेबर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हम क्या करें? उसकी हेल्थ पे ध्यान दें और उसकी एजुकेशन पे ध्यान दें। ये 2 एरियाज हैं जिन 2 एरियाज पे काम करके हम ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी जो है वो अच्छी कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं इस साथ की जो ये स्कीम थी इसने 2 एरियाज में फोकस करा, हेल्थ पे और एजुकेशन पर। 2 एरियाज पे फोकस करा इन्होंने। ओके, टू बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट। टू बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट मतलब इनिशियली उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया और इन्होंने कहा कि 3 स्टेट्स पे हम लोग ये लॉन्च करके देखेंगे कि अगर वहां के लेबर्स की हम हेल्थ बहुत अच्छी कर दें, अगर हम वहां के लेबर्स की एजुकेशन बहुत अच्छी कर दें, तो हमें क्या आउटपुट जनरेट होगा। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है आफ्टर एंड elaborate selection process based on the challenge method 3 स्टेट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपका पेपर एमसीक्यू है, एमसीक्यू की ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो 3 स्टेट्स देखो जरा, मार्क करो कौन कौन से थे? झारखंड,
मध्य प्रदेश एंड ओडिशा वर सेलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट। अब आपको बात समझ में आई, इन्होंने 3 स्टेट्स उठाए, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। पहली चीज तो एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि 7 जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये कौन से 3 रोल मॉडल स्टेट्स के लिए हुआ था? तो आपका आंसर होगा झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। ठीक है, अगली बात, कौन से वो 2 सेक्टर्स थे जिसपे फोकस करने की बात कही थी 7 ने? 7 का मतलब था ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करना, और ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने के लिए 2 तरीकों की चीजों की जरूरत होती है, पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। ओके, ये 2 एरियाज हो गए। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा कि ये जो 3 स्टेट्स, हम इन 3 स्टेट्स के जितने भी वर्कर हैं उनको बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, बहुत अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज देंगे, और फिर हम देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या हुआ। अगर उसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा तो हम लोग ये प्रोग्राम बाकी के स्टेट्स पे भी लॉन्च कर देंगे, और अगर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वर्कर की हेल्थ और एजुकेशन देखने के लिए भी तो खर्चा करना पड़ेगा, तो अगर मान लो इतना खर्चा करने के बाद भी हम लेबर का आउटपुट नहीं इंक्रीज कर पाए तो इसको बाकी स्टेट्स में लॉन्च नहीं किया जाएगा। तो अब एमसीक्यू के लिए अगर आप देखते हो तो पहली इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है ये कि कौन से 2 सेक्टर्स पे इन्होंने फोकस किया। और अगर हम लोग बात करते हैं 3 मॉडल स्टेट्स की, तो वो भी आप मार्क कर लेंगे। वो 3 मॉडल स्टेट्स कौन कौन से थे? झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। दे वर सेलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, the program is being implemented in 3 states along with knowledge partner BCG group, Piramal Foundation for Education Leadership Consortium with नीति आयोग as a facilitator and coordinator in the process। तो ये सारी एजेंसीज थी जिन्होंने मिलके इस प्रोग्राम को फैसिलिटेट किया। ठीक है, The project is being implemented in 3 phases। अब ये इसी प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग 7 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं इस प्रोग्राम को 3 फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स। 30 महीनों का टाइम लिमिट लिया गया और 30 मंथ्स के अंदर इसको 3 फेजेस में लॉन्च किया गया। कमिंग टू एन एंड इन 2020, इसका मतलब 2020 में खत्म हो गया, यानी जो 2020 आपका करंट ईयर चल रहा है, इस साल ये 7 प्रोग्राम का जो रोल मॉडल बेसिस था वो खत्म कर दिया। The 2 phases of the project have been completed. It is now in the 3rd phase of implementation, which will last for around 18 months। तो ये डेटा भी थोड़ा सा पुराना दिया हुआ है इन्होंने, तो ये कह रहे हैं 2020 में इसको खत्म होना था, लगभग 18 महीनों में इसका तीसरा फेज भी खत्म हो जाएगा। नाउ मेजर अचीवमेंट्स अंडर द प्रोजेक्ट, साथ कह रहे हैं मेन अचीवमेंट, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, क्या क्या फायदा हुआ? कह रहे हैं इन डेप्थ फील्ड डायग्नोसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्कूल्स ऑफ झारखंड, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। अगर हमें लेबर की एजुकेशन अच्छी करनी है तो हमें इन 3 स्टेट्स के स्कूल्स देखने पड़ेंगे। हमें यह देखना पड़ेगा कि स्कूल्स में किस लेवल की एजुकेशन दी जा रही है, स्कूल प्रॉपर एजुकेशन ग्रांट कर रहे हैं कि नहीं। देखो, एक बेसिक सी बात लेके चलिए, अगर स्कूल्स अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर स्कूल्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन दी तो जाहिर सी बात है उस स्कूल का हर बच्चा, चाहे वो लेबर बने चाहे वो कोई भी बने, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा। तो इनका ऑब्जेक्टिव दो एरियाज थे जिसपे इनको ध्यान देना था, एजुकेशन पे और हेल्थ पे। एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए इन्होंने कहा कि हम लोग स्कूल्स पे देखेंगे कि स्कूल्स कौन से लेवल ऑफ एजुकेशन को ग्रांट कर रही है, तो ये इन डेप्थ डायग्नोसिस करेंगे स्कूल्स का, डिस्ट्रिक्ट्स का। Second, state transformation roadmap released for all the 3 states which contain quarterly milestone committed for each initiative। कह रहे हैं हर स्टेट के लिए इन्होंने एक माइलस्टोन सेट किया। माइलस्टोन समझिए, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि भाई इस स्टेट को इस लेवल तक पहुंचना है, इस स्टेट को ये काम कराना है, इस स्टेट को ये काम कराना है, ताकि वो सारे स्टेट्स अपने कामों को पूरा कर सकें। एंड थर्ड वाज क्रिटिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग स्कूल मर्जर, रेमिडिएशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, टीचर रिक्रूटमेंट, इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। तो ये कह रहे हैं टीचर्स की क्वालिटी अच्छी करी गई, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी गई, रैशनलाइजेशन हुआ, ये सारी के सारी काम कराए गए ताकि हम लोग लेबर्स की एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दे सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव था कौन से प्रोग्राम का? 7। ओके, प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप एंड सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। ये 2 एसोसिएशन है जो ये देख रही थी कि 7 जो काम कर रहा है वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। एक नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप NSG और एक सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट CPMU।
ठीक है, एंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट SPMU, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, 3 कह लो कि एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर है और एक नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका काम ये देखना था कि साथ ने जो प्लान्स बनाए हैं, प्रोसीजर्स बनाए हैं, वो प्लान प्रोसीजर इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहां तक हम लोगों ने 2 एजेंसीज के बारे में देखा। सबसे पहले हम लोगों ने बात करा नीति आयोग के बारे में। उसके पहले हम आपको बता दें हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम आपको बताने वाले हैं उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो बेसिकली गवर्नमेंट के पीछे रह के गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट जो भी प्लान्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स बनाती है उनके पीछे इनका हाथ होता है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं प्लान्स, प्रोसीजर्स, और वो इंप्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। किसके नाम से लॉन्च होती है? गवर्नमेंट के नाम से लॉन्च होती हैं। तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग एरियाज में काम करते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट इसमें हम लोगों ने पढ़ा नीति आयोग। नीति आयोग को गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक का मतलब ही यही हुआ, गवर्नमेंट के बिहाफ पर सोचने का जितना काम होता है, पॉलिसी बनाने का, प्रोसीजर बनाने का जितना भी काम होता है, वो सारा का सारा काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नीति आयोग की। नीति आयोग का नाम पहले क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। और नीति आयोग के रहते ही एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 7, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को बढ़ाना। ह्यूमन कैपिटल मतलब लेबर। और अगर हम लेबर की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो प्राइमरीली हमको 2 चीजों में ध्यान देना है, उनकी एजुकेशन पर और उनकी हेल्थ पर। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए और ये देखा कि हाउ दे कैन इंप्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर वर्कर्स। ओके फाइन, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंटली आपके लिए, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। आपको पता है जब हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यहां पर वो क्या है? कॉर्पोरेट। What do you mean by the word corporate? जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। ठीक है, और जहां कंपनीज की बात आती है, बताइए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होता है कंपनी सेक्रेटरी। देखो हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कंपनीज के लिए एक नया नियम आ गया, कंपनी के लिए एक नया रूल लागू हो गया, कंपनीज के लिए एक नया डायरेक्शन दिया है। ये सारे रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्शन बताओ कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। फिर वही बात आ गई, गवर्नमेंट बना रही है तो क्या मतलब? मान लीजिए आज, चलो एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको पता होगा कि पहले हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो आपको क्या लगता है ये जो नया कंपनीज एक्ट आया ये हमारे प्रधानमंत्री जी बैठ के बना रहे होंगे? हमने आपसे पूछा ये नया एक्ट किसने बनाया? आपने कहा कि मैम गवर्नमेंट ने पास किया ये नया एक्ट। तो गवर्नमेंट ने पास करने का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी बैठ के ये कंपनीज एक्ट 1956 हटा के कंपनीज एक्ट 2013 बना रहे होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। गवर्नमेंट तो बेटा एक चेहरा है और उस चेहरे के पीछे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं। तो एक डिपार्टमेंट बनाया गवर्नमेंट ने कंपनीज के लिए। गवर्नमेंट ने कहा हमारी कंट्री में इतनी सारी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को मैनेज करना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, प्रोसीजर बनाना, उनको रजिस्टर करना, उनकी इंफॉर्मेशन लेना, ये सारा काम भी एक बहुत बड़ा काम है। और इसलिए उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के बारे में जानकारी रखेगा। वो डिपार्टमेंट, वो मिनिस्ट्री जो सिर्फ कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है, उसको हम लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यानी कंपनीज से रिलेटेड जितने भी लॉ, डायरेक्शंस, नियम, कानून, जितनी भी चीजें कंपनी से रिलेटेड होती हैं वो बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है तो हम लोग कहते ये हैं कि गवर्नमेंट ने ये नया रूल बनाया है कंपनी के लिए। गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया? गवर्नमेंट ने थोड़ी रूल बनाया है, गवर्नमेंट ने तो पास किया है। रूल तो बनाया है गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट ने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ना रिलायंस कंपनी। अब जरूर फिर से समझो, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि रिलायंस कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, तो रिलायंस कंपनी सारा काम थोड़ी ना कर रही है। रिलायंस कंपनी मतलब क्या?
क्या रिलायंस कंपनी सब खुद करती? मुकेश अंबानी खुद बेचते हैं, मुकेश अंबानी खुद बनाते हैं, खुद बेच रहे हैं, खुद फाइनेंसिंग कर रहे हैं, खुद अकाउंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं? नहीं, रिलायंस कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने काम किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने काम किया, सेल्स डिपार्टमेंट ने काम किया, लेकिन हम लोग कहते ये काम कर कौन रहा है? काम कर रही है रिलायंस कंपनी। बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट के भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग एरियाज के काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कहा जाता है कि काम किसने किया है? गवर्नमेंट ने। तो उसी तरह एक डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट का जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की देखरेख करना। उस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको बनने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कहां? एमसीए के अंडर। ठीक है, तो ये पूरा जो डिपार्टमेंट है दिस इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद कंपनीज। द मिनिस्ट्री, इनफैक्ट आपका भी जो सारा काम होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी से रिलेटेड काम है, और अगर कंपनी से रिलेटेड काम है इसका मतलब कौन सा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसके आसपास होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। The ministry is primarily concerned with administration of Companies Act. Companies Act को लागू कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज एक्ट लागू हो रहा है कि नहीं, कंपनीज फॉलो कर रही हैं कि नहीं, किसने किसने डिफॉल्ट कर दिया, ये सब देखना काम किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड अदर एलाइड एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। The ministry is also responsible for administering competition act. Competition act भी एक एक्ट होता है जो इसलिए बनाया जाता है ताकि कंपनीज के बीच में कंपटीशन रहे। नाउ कंपनीज के बीच में कंपटीशन रहे, अगर हम आपसे कह रहे हैं, एक बात बताओ, कंपनीज के बीच में कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर को फायदा होता है, या उनके बीच में मोनोपोली होती है तो कंज्यूमर को फायदा होता है? सोच के देखिए, कंपनीज के बीच में मोनोपोली हो गई। मोनोपोली का मतलब क्या हो गया? दोनों मिल गए। ठीक है, अगर मोनोपोली हो गई तो वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेंगे, और अगर वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेंगे तो नुकसान किसका होगा? कंज्यूमर का। वहीं अगर दो कंपनीज आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, एक ने काम 10 रुपए चार्ज करेंगे, दूसरे ने काम 9 रुपए चार्ज करेंगे, तीसरे ने काम 8 रुपए चार्ज करेंगे, चौथे ने काम 5 रुपए चार्ज करेंगे, ये अपना लड़ाई झगड़े में जितना अमाउंट कम करते जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा फायदा कौन उठा रहा है? कंज्यूमर्स। ठीक है, तो बेसिकली एक एक्ट होता है कॉम्पिटिशन एक्ट जो कि ये देखता है कि कंपनीज मोनोपोली फॉर्म ना करें। ये जो एक्ट होता है कॉम्पिटिशन एक्ट, ये लागू हो रहा है कि नहीं, ये कॉम्पिटिशन एक्ट भी कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आप ये सोच सकते हो कि कंपनीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब की सब किसके अंडर आती हैं? कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। बिसाइड्स, आगे देखिए लिखा है, बिसाइड इट एक्सरसाइजेस सुपरविजन ओवर द 3 प्रोफेशनल बॉडीज। बड़ी काम की बात है आपके लिए। कह रहे हैं ये जो 3 बॉडीज होती हैं हमारी, ICAI, ICSI एंड ICAI कॉस्ट, ये 3 इंस्टीट्यूट भी अल्टीमेटली किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। जहां कंपनी वहां ये सारे लोग। ठीक है, समझ आ गया? तो ये बेसिकली हमारा मिनिस्ट्री है जो कि कंपनी से रिलेटेड सारे मैटर्स को हैंडल करता है। ओके फाइन, चलो इसके आगे का देखो पोर्शन है एफिलिएटेड ऑफिस। ओके, अब ये हम लोग पढ़ेंगे। एफिलिएटेड ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आर एज अंडर। एफिलिएटेड ऑफिसर्स का मतलब क्या हुआ? इनसे रिलेटेड ऑफिसर्स।